हमारे पास प्रोग्रामर का सिलेबस है और एसीपी का सिलेबस है। हम दोनों को साथ साथ बात करते हैं। प्रोग्रामर के अंदर जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर के अंदर अपने पास डीबीएमएस है, नेटवर्किंग है और नॉन टेक पोर्शन है जो कि अक्सर 10% का रहता है। पेपर 1। पेपर 2 जो अपने पास प्रोग्रामर के अंदर है, इसमें आपका जावा रहता है और सैड रहता है। थोड़ा बहुत पोर्शन इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी है। काउंटर पार्ट अगर अपन एसीपी की बात करें, पेपर 1 जो अपना है डीबीएमएस है, नेटवर्किंग है, नॉन टेक पार्ट है सेम जो 10% है। पेपर 2 के अंदर यहाँ पर जावा को नहीं रख के सैड और एसी तो है ही, एसी प्लस एसपीएम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये है। तो अगर हम दोनों सिलेबस को कंपेयर करें तो पेपर 1 के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, इवन डॉट कॉमा तक का डिफरेंस नहीं है, एज इट इज सिलेबस को लिया गया है। पेपर 2 के अंदर जहां प्रोग्रामर के अंदर हमारे पास जावा है, एसीपी के अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एसपीएम है। जावा और एसपीएम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दोनों ही कंसेप्चुअल पेपर हैं, दोनों को ही हमें बहुत डेप्थ में जाना होता है। स्पेशली जो प्रोग्रामर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जावा है, जावा एंड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के छूट जाते हैं। ज़्यादातर लोग उनको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं। जो काम में भी कर रहे हैं, कहीं डेवलपमेंट में भी हैं, वो लोग भी क्या करते हैं कि जिस पर्टिकुलर टॉपिक पर वो काम कर रहे हैं, जिस टूल पर वो काम कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज पर वो काम कर रहे हैं, वो तो उनका स्ट्रॉन्ग रह जाता है, बाकी लैंग्वेजेस छूट जाती हैं। फिर जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन चीज़ों को हम बीच बीच में गैप दे देते हैं, छोड़ देते हैं, या हम कहें कि कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते हम थक जाते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। कल ही किसी यूट्यूबर का मैं किसी के लिए देख रहा था कि लैंग्वेज के बादशाह, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी लैंग्वेज का बादशाह नहीं हो सकता। मैं तो 97 से जावा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी लगता है मुझे जावा बहुत अच्छी तरह नहीं आती। नॉन स्टॉप 97 से मैं जब से जावा मार्केट में आई है तब से नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ। इवन आफ्टर दैट आई से कि आई एम जस्ट स्टूडेंट ऑफ जावा। बहुत सारी कंपनीज के अंदर मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दी, इसके बावजूद मुझे लगता है कि जावा में अभी मैं लर्नर हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जावा थोड़ी सी हैवी लगती है जो प्रोग्रामर की तैयारी कर रहे हैं। जो एसीपी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसपीएम जावा जैसा ही चैलेंज है। लगने में एसपीएम एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट लगता है, बट दिस इज़ कम्प्लीटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है, पूरी तरीके से वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की, आपको पूरा थॉट प्रोसेस को अप्लाई करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इन दोनों टॉपिक्स को हमें बहुत ध्यान से करना होगा। ये अगर 27 अक्टूबर ही एग्ज़ाम रहता है, जिसके अभी चांस हैं, तो ये जावा का लास्ट और एसीपी का फर्स्ट बैच है, जिसमें कि हम ये 3 टॉपिक एसीपी के और सैड और एक जावा का और एसपीएम ये कवर करेंगे। अभी हम शुरू में 2 कॉमन टॉपिक लेके चलेंगे, डीबीएमएस एंड सैड, और प्रोग्रामर के लिए जावा भी, प्रोग्रामर के लिए जावा भी स्टार्ट करेंगे। मिड अगस्त से आपका नेटवर्किंग वाला टॉपिक भी स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। जो टाइम अभी अपन शेड्यूल करके रख रहे हैं, मेरा मानना है कि सुबह 7 से 8 हम डीबीएमएस को दें, 8 से 9 हम सैड कर रखें।
9 से हम जावा की बात करेंगे। ये आपका 9 से 10 भी हो सकता है, कभी 9 से 11 भी हो सकता है, क्योंकि जावा को हमें थोड़ा टाइम लगता है, डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। और स्पेशली अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमें बहुत छोटी छोटी बारीकियों को देखना होता है। हम पढ़ते वक्त अक्सर उनको भूल जाते हैं। जैसे आप जब ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं तो आप जनरल ऑपरेटर कौन कौन से वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही बिटवाइज ऑपरेटर्स आते हैं आप उसकी डेप्थ में नहीं जाते, या शिफ्ट ऑपरेटर में जावा में क्या चीज़ें स्पेशल है उस पर नहीं जाते। वो हमारी एक कमजोरी का हिस्सा बन जाता है। बाकी इन सभी सिलेबस को मैं बहुत डिटेल में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आपने यूट्यूब पे वीडियो देख लिए होंगे, इसलिए मैं उनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बेकार में अपना 1-2 घंटे ख़राब करने से कोई मतलब नहीं है। DBMS को जब हम पढ़ते हैं तो DBMS की पूरा जो DBMS आप मान के चलते हैं, हम कहते हैं DBMS बेसिकली 3 लेयर्स को मिलकर बना है, 3 लेयर आर्किटेक्चर है। फिजिकल लेयर की कैसे डेटा स्टोर हो रहा है, आपने जब डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, लिंक लिस्ट, हैश टेबल, ट्री स्ट्रक्चर, ग्राफ वगैरह वगैरह, तो डेटा एक्चुअली स्टोर कैसा हो रहा है, दैट इज फिजिकल लेयर। क्या डेटा आप स्टोर कर रहे हैं, दैट इज कंसेप्चुअल लेयर। और आपको क्या चाहिए, दैट इज व्यू लेयर। उन सबको मिलकर आपका DBMS बनता है। और इनफैक्ट हमारे सिलेबस के अंदर वो तमाम चीज़ें हैं, राइट फ्रॉम इंट्रोडक्शन पार्ट टू ER डायग्राम, ER डायग्राम से टेबल्स को कैसे डिज़ाइन करना है, डेटाबेस डिज़ाइन के कंसेप्ट, डेटाबेस डिज़ाइन के कंसेप्ट के ऊपर जब आप आते हैं तो वहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसीज, नॉर्मलाइजेशन वगैरह वगैरह बहुत तमाम चीज़ें हैं। SQL, डायनेमिक SQL, एम्बेडेड SQL। देन आप जब फिजिकल लेयर की तरफ जाते हैं तो फाइल स्ट्रक्चर की आप बात करते हैं, फाइल स्ट्रक्चर के B ट्री, B+ ट्री वगैरह वगैरह, क्वेरी प्रोसेसिंग, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, ऑलमोस्ट जो भी आप DBMS में सोचते हैं जो आपके किसी बुक के अंदर है वो तमाम पार्ट यहाँ पर है। हाँ, हमें उसकी तैयारी जिस हिसाब से करनी पड़ती है वो है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्वेश्चंस, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर अपन दूसरे नेटवर्किंग के ऊपर जाते हैं तो नेटवर्किंग के जो सिलेबस है, जो भी आप शुरू में पढ़ के आए हैं किसी भी BTech MCA के अंदर, जब हम पढ़ते हैं तो हम इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग से स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद आपके OSI लेयर, जो OSI लेयर की सारी लेयर्स आपके पास है, भले ही आप फिजिकल लेयर की बात करें, चाहे डेटा लिंक लेयर की बात करें, डेटा लिंक लेयर में LLC और MAC लेयर की बात करें, कॉलिजन डिटेक्शन वगैरह की बात करें, नेटवर्किंग लेयर में आप IP एड्रेसेज, फ्रेम्स, IP फ्रेम तो आपका डेटा लिंक लेयर में चला जाता है, नेटवर्किंग लेयर में आपके नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हैं, राउटिंग एल्गोरिथम्स हैं। इसी तरीके से जब आप ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आते हैं तो उसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमारे सिलेबस के अंदर है। SAD के ऊपर जब आप जा रहे हैं तो तमाम SAD, राइट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ SAD टू प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस पार्ट, डिजाइन पार्ट, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, तमाम चीज़ें हैं। और SAD के साथ में ही यहाँ पर 1-2 टर्म सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी जोड़ दिए हैं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के उन टर्म्स की वजह से हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पूरा ओवरव्यू लेना होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं, अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ क्या है, ये तमाम चीज़ें अपने पास है। SAD के साथ में प्रोग्रामर के अंदर जो सिलेबस है उसमें जावा है। जावा को अगर हम बात करें तो काफ़ी डिटेल में उन्होंने जावा को सिलेबस में दिया हुआ है। शुरू में आप जावा के इंट्रोडक्शन से बात करते हैं, वहाँ से लेकर आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, कलेक्शन फ्रेमवर्क, इनपुट आउटपुट, ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा एडवांस जावा के अंदर जो हमारे सिलेबस में डिफाइंड है, दैट इज सबलेट्स, JSP एंड RMI। लेकिन सबलेट JSP जब आप पढ़ रहे हैं तो आप JDBC को भूल नहीं सकते, इसलिए JDBC को भी हम सिलेबस में मान के चलते हैं। काफ़ी डेप्थ में हमारे पास जावा है। इन सब के बाद में अगर हम ACP के SPM के ऊपर आते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर, तो कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिसमें कि सारी अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ को काफ़ी डेप्थ में लेके गए हैं। कॉस्ट एस्टिमेशन कैसे होता है, कंप्लीटली कैलकुलेटिव है। कौन कौन से एम्पिरिकल मॉडल्स हैं कॉस्ट एस्टिमेशन के, ये तमाम मॉडल्स हैं। और अगर आप पिछले पेपर देखेंगे
तो उसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आए हैं, तो हमें उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये कंप्लीट अपने सिलेबस का ओवरव्यू है। बहुत ज़्यादा डिटेल में अपन आज नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। मुझे लगता है अपने को स्टार्ट करना चाहिए। नहीं, अगर आप प्रोग्रामर के पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर के अंदर दोनों बराबर है, ऐसा अभी तक बराबर आए हैं। तुषार जी, डीबीएमएस में न्यूमेरिकल डेफिनेटली फ्रेम होते हैं। अगर आपने लास्ट पेपर देखा हो तो न्यूमेरिकल जो वहाँ पर फ्रेम होते हैं वो क्या है, जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपने दिया है, इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज से कैंडिडेट की क्या बनेगा, या ये सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज से जो बन रहा है लॉसलेस है, लॉसी है, डिकम्पोजिशन जो आप करते हैं, मिनिमल कवर आप कैसे निकालते हैं, ये सभी आपके न्यूमेरिकल्स के पार्ट हैं। हर जगह पर न्यूमेरिकल्स अलग अलग तरीके के होते हैं। तो डीबीएमएस में जो न्यूमेरिकल का पार्ट है वो कुछ इस तरीके का है, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल इज देयर। और प्रोग्रामर और एसीपी जैसे एग्ज़ाम के अंदर आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सिलेबस में क्या होगा। ये एक बड़ा एग्ज़ाम है, ये हमें मान के रखना पड़ेगा। भले ही कॉमन हर कोई एप्लीकेबल नहीं है, केवल बीटेक एमसीए वाले बच्चे एप्लीकेबल हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि एक गेजेटेड ऑफिसर वाला एग्ज़ाम है। भले ही आप एसीपी की बात करें, एसीपी तो बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत अच्छी पोस्ट है, और या प्रोग्रामर की बात करें तो आप उनको बहुत लाइटली नहीं ले सकते। और पिछले कुछ टाइम के जो पेपर्स आए हैं, किसी भी वैकेंसी के पेपर, कट ऑफ, स्टूडेंट्स, उन सबको देखकर हमें ये लगता है कि नहीं, हमें बहुत अच्छी तरह तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, बहुत ज़्यादा डेप्थ में अभी अपन नहीं जाते क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस डेप्थ की कोई बहुत ज़्यादा हमें सिलेबस के कंटेक्स्ट में अब आवश्यकता है। अपना जो नॉर्मल बैच होता है और इस बैच में केवल एक ही फ़र्क है कि इस बैच में मैं फालतू बातें नहीं करूँगा, बेकार की मजाक नहीं, है ना। आपने को पढ़ना पड़ेगा लगातार और पॉइंट टू पॉइंट अपने को पढ़ना होगा। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि सभी चीज़ों को हम पूरी डिटेल में जाए। कहीं पर अगर दिक्कत आ रही है तो आप मुझे टाइम टू टाइम बताते रहें, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में। किसी भी वजह से अगर आप लाइव नहीं ले पाते हैं, जो लाइव कैंडिडेट्स हैं, तो आप शाम को डे टू डे जिस दिन का है उसी दिन आप कवर करते चलें तो आसानी रहेगी। अब हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। होप आगे बढ़ते हैं, डीबीएमएस के ऊपर स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे हमने कहा कि डीबीएमएस के अंदर 3 लेयर्स हैं, जैसा हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर रहे थे, फिजिकल लेयर, कंसेप्चुअल लेयर, फिजिकल एंड व्यू लेयर। जब हम डीबीएमएस की बात करते हैं तो हम इन सभी को पढ़ते हैं। काफ़ी डेप्थ में हमारा सिलेबस है, लेकिन सबसे पहली बात कि डीबीएमएस है क्या, व्हाट इज़ डीबीएमएस। हम डीबीएमएस में किन किन चीज़ों को कवर करते हैं, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ डीबीएमएस, क्या होता है डीबीएमएस, क्या क्या चीज़ें आप डीबीएमएस के अंदर रखेंगे। डेटाबेस, व्हाट एल्स, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो डीबीएमएस के अंदर है दैट इज डेटाबेस। सेकंड मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब सेट ऑफ एप्लीकेशंस, सेट ऑफ एप्लीकेशंस, प्रोग्राम्स, जिनके थ्रू की आप इस डेटाबेस को मैनेज करते हैं, जिनके थ्रू कि आप इस डेटाबेस में डेटा डालते हैं, डेटा निकालते हैं, रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी अलग अलग यूटिलिटीज़ हैं। और तीसरी चीज़ जो हमारे पास निकल के आती है दैट इज़, एक चीज़ जो कि हम अक्सर भूल जाते हैं डीबीएमएस के अंदर, दैट इज़ डेटा स्ट्रक्चर।
डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर को हम भूल जाते हैं, इन तीनों को मिलकर हम डीबीएमएस कह रहे हैं। बेसिकली अगर हम कहें डीबीएमएस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि डीबीएमएस के हैं। डेटाबेस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ डीबीएमएस, सेट ऑफ एप्लीकेशंस है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ये भी आपके डीबीएमएस का पार्ट है। और तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। डेटा को कैसे रखना है, अगर हम उसको बात नहीं करते तो डीबीएमएस का कोई मतलब नहीं रहता। इन तीनों चीज़ों को हमें डिटेल में पढ़ना होता है जब भी हम डीबीएमएस की बात कर रहे हैं। ओके, डीबीएमएस किसे कहेंगे? हमारे पास ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अब डीबीएमएस के अंदर क्या क्या होना चाहिए, फीचर्स ऑफ डीबीएमएस क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम कहते हैं भाई डीबीएमएस के अंदर ज़रूरी है। सबसे पहला है क्वेरी एबिलिटी, फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। सबसे पहला फीचर हम कहते हैं क्वेरी एबिलिटी। क्वेरी एबिलिटी से हमारा मतलब है पूछने की क्षमता, कितने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, कितने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, दैट इज क्वेरी एबिलिटी। क्या क्या आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डेटाबेस के अंदर हमने डेटा डाल दिया और हम डेटा निकाल नहीं सके, उस डीबीएमएस का कोई मतलब नहीं रहेगा। आपने बैंक को कंप्यूटराइज किया, अब आपके पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि बैंक के सॉफ्टवेयर के अंदर से आप पता कर सके कि मेरा बैलेंस क्या है, मेरा कौन सा एड्रेस उसके अंदर स्टोर्ड है। तो डेटाबेस का पहला फीचर है क्वेरी एबिलिटी, क्वेरी एबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा आपके पास है बैकअप एंड रेप्लिकेशन। बैकअप एंड रेप्लिकेशन, डेटाबेस का हम बैकअप ले सकें ऐसी फैसिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। आपके पास बैंक का डेटाबेस है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटाबेस है, इस डेटा का लॉस होना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत ही मेजर लॉस है अगर किसी बैंक का डेटाबेस क्रैश हो जाता है। हमारे पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि हम उस डेटाबेस का टाइम टू टाइम पर बैकअप ले सकें। लेकिन बैकअप की भी एक प्रॉब्लम है। सपोज आपने बैकअप लिया 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद डेटाबेस आपका क्रैश हो गया। किसी भी बैंक की बात करें तो 15 मिनट में शायद हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का ट्रांजेक्शन्स हो गए, वो कंप्लीट ट्रांजेक्शन्स आपके लॉस्ट हो जाएंगे। क्या बैंक या कस्टमर्स ये बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके लिए बैकअप के साथ में एक दूसरा कंसेप्ट आता है, दैट इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब है कि उस डेटाबेस की अलग अलग इमेजेस बनाकर, कॉपी बनाकर हम रखें, उस डेटाबेस की अलग अलग कॉपी हम रखें। सपोज आपका कोई एक्स बैंक का डेटाबेस है, ICICI बैंक का डेटाबेस है, हम कह रहे हैं उस डेटाबेस को हम एक जगह नहीं रख के 4 अलग अलग जगह पर रखें। 4 अलग अलग जगह भी ऐसी हो, एक सपोज जयपुर में है, एक लंदन में है, एक न्यूयॉर्क में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है। और जब कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो ट्रांजैक्शन डेटाबेस के अंदर एक जगह जाए और बाकी सब जगह पर तुरंत उसकी कॉपी जाए, ताकि कम से कम कभी एक डेटाबेस क्रैश भी हो जाता है तो मेरे पास दूसरी 3 कॉपी बचे, मैं किसी भी कॉपी से उसको रिप्लेस कर सकूं। दैट इज रेप्लिकेशन। तो डेटाबेस के अंदर रेप्लिकेशन की फैसिलिटी होना ज़रूरी है। आज की तारीख में जो डेटाबेसेज हम काम में ले रहे हैं, बहुत बड़े डेटाबेसेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस उसके अंदर हैं, उसका लॉस होना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके लिए हमें रेप्लिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो रेप्लिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि किसी भी डीबीएमएस के अंदर होना चाहिए, राइट। वो अपने आप में बैकअप है, वो अपने आप में बैकअप है। आपने 4 अलग अलग जगह पर उसकी कॉपी रखी। बैकअप क्या है? बैकअप इज सिंपली कॉपी। कॉपी है जो कि आप कहीं पर सेव करके रख रहे हैं।
हाँ जी, वो कंटिन्यूस बैकअप एक तरीके से, वो एक तरीके का कंटिन्यूस बैकअप है। रेप्लिकेशन हम कह रहे हैं, रेप्लिकेशन मतलब है प्रतिकृति, उसकी फोटोकॉपी, एज इट इज उसकी फोटो, इमेज। बेसिकली पूरे डेटाबेस की इमेज आपकी कई जगह पर रहती है, ठीक है ना। हो सकता है कि जहां आप इमेज रखने की बात कर रहे हैं ये सर्वर नहीं है, केवल कुछ हार्ड डिस्क जैसी कोई डिवाइस ऐसी है जिसके ऊपर डेटा आपका जा रहा है। जैसे ही हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की, तो आपके दिमाग में आ रहा है कि 4 अलग अलग पीसी कहीं पर रखे होंगे, और जो हमारा चेंज हो रहा है वो एक सर्वर के साथ में 4 सर्वर्स पर हो रहा है। Might be these are not full-fledged server, might be one of these is just a device which is storing the data, ठीक है ना। तो रेप्लिकेशन से हमारा मतलब हमारे डेटा की इमेज से है। अब वो डेटा की जो इमेज है दैट इटसेल्फ इज द बैकअप, वन ऑफ द टाइप ऑफ बैकअप। बैकअप हम जनरली बोलते हैं भाई हमारी पेन ड्राइव में रख लिया, हमने अपनी हार्ड डिस्क में रख लिया, हम उसको बैकअप कंसीडर करते हैं। लेकिन रेप्लिकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ बैकअप, जिसमें कि आप पूरी इमेज को रख रहे हैं, उसकी पूरी कॉपी को रख रहे हैं। एवरी ट्रांजेक्शन इज बीइंग रिकॉर्डेड ऑन मोर देन वन मशीन्स और मोर देन वन सर्वर्स, ठीक है। देन हमारे पास आता है रूल्स एनफोर्समेंट। रूल्स एनफोर्समेंट की फैसिलिटीज, हम रूल्स को अप्लाई कर सकें, नियमों की पालना करवा सकें, ऐसा डीबीएमएस होना चाहिए। सपोज आपने कहा बैंक का कोई रूल आया कि 5,000 से कम ट्रांजैक्शन होने पर 150 रुपये कट जाए। ऑटोमेटिकली क्या होता है, जैसे ही आपका बैलेंस नीचे गया वो अपने आप 150 रुपये काट लेगा। कोई ह्यूमन इंटरेक्शन है ही नहीं, किसी भी तरीके से ह्यूमन का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि जहां पर ह्यूमन इंटरेक्शन होगा वहीं पर गड़बड़ होने की चांसेज हो जाते हैं। ये फैसिलिटी आपके डीबीएमएस के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी रूल आएगा, आप एटीएम के सामने से निकले 50 रुपये कट गए, आप एटीएम के अंदर घुसे थोड़ी देर एसी की हवा खाने 100 रुपये कट गए। तो ये रूल्स एनफोर्समेंट करने की फैसिलिटी वहां पर होनी चाहिए। कंस्ट्रेंट से रिलेटेड, कंस्ट्रेंट्स आर रूल्स, कंस्ट्रेंट्स आर बेसिकली रूल्स। बिकॉज अभी हमने वो डेप्थ नहीं पढ़ी है, इसलिए हम नॉन टेक्निकल बात कर रहे हैं। अभी हम उसको नॉन टेक्निकल वे में समझ रहे हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा आपका डेटाबेस करना चाहिए। लेकिन वो कंस्ट्रेंट जो आपके पास है वो रूल्स ही तो हैं। कंस्ट्रेंट्स आर बेसिकली रूल्स, हम उसकी डेप्थ में अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। देन आपके पास हो सकता है सिक्योरिटी। नेक्स्ट जो फीचर जिसकी आप बात कर सकते हैं दैट इज सिक्योरिटी। डेटाबेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कभी बैंक जाइए कि आपका एड्रेस चेंज करना है, सपोज आपका जो अकाउंट है वो प्रतापनगर ब्रांच में है, आप सी स्कीम ब्रांच में गए, SBI सी स्कीम, आपने एप्लीकेशन दी, वो कहेंगे नहीं सब प्रतापनगर जाइए, हमारे पास इसका एक्सेस नहीं है। आपने कहा अच्छा बैलेंस तो बता दो, कि हाँ बैलेंस बता देंगे, वो बैलेंस बता देंगे। मतलब क्या हुआ कि डेटा को इस तरह से सिक्योर किया हुआ है कि इसको कहाँ से कितना एक्सेस कर सकते हैं, कितना एक्सेस नहीं कर सकते। इस तरीके की तमाम सिक्योरिटी डीबीएमएस अप्लाई करना चाहिए। ये सिक्योरिटी आपकी हर तरीके की हो सकती है, ट्रांजैक्शंस की सिक्योरिटी हो सकती है, डेटा की सिक्योरिटी हो सकती है, आपकी फिजिकल सिक्योरिटी भी हो सकती है। बाढ़ आ गई, आपका सर्वर बह गया, अब आपके पास इस तरीके की फैसिलिटीज होनी चाहिए, जैसे आपने रेप्लिकेशन पढ़ा था कि भाई अगर कोई घपला हो रहा हो तो उससे पहले हमारे डेटाबेस को कहीं न कहीं हम कॉपी करके रखें। आज की तारीख में डेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि हम उसका लूज होना तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। हम उस डेटा को अगर कोई चोरी कर लेता है वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते।
पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा, कभी हमारे पास इस तरह की खबरें आई कि आधार का डेटा लीक हो गया, कभी खबरें आई कि फेसबुक का शायद डेटा लीक होने की खबरें बीच में आई थी, ट्विटर का डेटा लीक होने की खबरें आई थी। हम सब चिंतित हो गए थे क्योंकि उसमें हमारी बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशंस रहती हैं। तो डेटा का लीक होना, चोरी होना, लॉस्ट होना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास DBMS ऐसा होना चाहिए जो कि हमें प्रॉपर सिक्योरिटी दे सके। ओके, देन हमारे पास आता है चेंज एंड एक्सेस लॉगिंग एंड एक्सेस DBMS के अपने सिक्योरिटी टूल्स होते हैं, DBMS के अपने सिक्योरिटी टूल्स होते हैं, अपने एक्सेस लेवल्स होते हैं। आप उनको एक्सेस दे सकते हैं, किसको क्या एक्सेस देना है, क्या नहीं देना है। इससे बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि DBMS सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। ठीक है, चेंजेज एंड एक्सेस लॉगिंग। अंकित जी ने कल ATM से 10,000 रुपये निकाले। 2 दिन बाद जाके बैंक अंकल को कहा कि साहब मेरे 10,000 रुपये चोरी हो गए। बैंक अंकल तुरंत अपने अकाउंट से देखेंगे, वो देख के बताएंगे भैया कल कितनी 14 तारीख थी, 14 तारीख को शाम को 5:06 पर किसी ने पैसा निकाला है और एक्स ATM से निकाला है। अंकित जी का मैंने तो नहीं निकाला, पता नहीं कौन ले गया। वो तुरंत वहाँ का वीडियो निकलवाएंगे, अंकित जी पैसे निकालते हुए नजर आ जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एवरीथिंग वाज बीइंग रिकॉर्डेड। जो भी चेंजेज हो रहा था, जो डेटाबेस को एक्सेस किया जा रहा था, वो हर चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी। रिकॉर्ड से मतलब केवल वीडियो रिकॉर्ड से नहीं है, ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग से भी है। आपके डेटाबेस पर कब क्या चेंज हुआ, वो तमाम चीज़ें। कल को अंकित जी गए, अंकित जी ने कहा साहब मेरा तो मोबाइल पे मैसेज ही नहीं आ रहा है। वो देखेंगे अपने अकाउंट में, बताएंगे भाई ये नंबर है आपका। अंकित जी कहेंगे नहीं मेरा तो नहीं है, मेरा नंबर तो ये दिया था मैंने। वो देख के बताएंगे इतने तारीख को इतने बजे फला ब्रांच से आपने मोबाइल नंबर चेंज करवाया है। अंकित जी कहेंगे नहीं मैंने तो नहीं करवाया। अब क्या होगा, वो जो एप्लीकेशन आपने चेंज करने की दी होगी वो वाउचर निकाला जाएगा और वो होगा। बैंक्स में ये जो छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्स है सारे रहते हैं। हमें लग सकता है कि कहाँ पड़ा होगा, भूल गया होगा, चलो एक बार बेवकूफ़ बना देते हैं। वो नहीं बनेंगे, बहुत समझदार है। वो उस हर डॉक्यूमेंट को आइदर इन सॉफ्ट कॉपी और इन हार्ड कॉपी मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि वो भी एक डेटा है। तो डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसकी सिक्योरिटी, एक्सेस एंड चेंज लॉगिंग, ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन। ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइजेशन, ऑटोमेटिकली डेटा का ऑप्टिमाइजेशन होता रहे, डेटा का ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइजेशन होता रहे। इसके लिए DBMS अपने स्पेशल प्रोविजंस रखता है। ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइजेशन से मतलब क्या है भाई, एक क्वेरी है जो कि आप बार बार कर रहे हैं, तो डेटाबेस क्या करेगा, उसके रिजल्ट को कहीं पर कैश में मेंटेन कर लेगा। डेटाबेस की इंडेक्सिंग मेंटेन करके रखेगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं। आप जो रिकॉर्ड्स हैं, सपोज स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, आप रोल नंबर पे सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं, तो रोल नंबर पे क्या करेगा, इंडेक्स करके रख लेगा। इस तरीके से वो अपनी ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइजेशन करेगा। ये डेटाबेस का इंटरनल प्रोसेस है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी डेटाबेस ऑप्टिमाइज कर रहा है, DBMS ऑप्टिमाइज कर रहा है। ऑप्टिमाइजेशन किसी भी डेटाबेस का एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है। ठीक है, देन आपके पास है मेटाडेटा रिपोजिटरी। मेटाडेटा
रिपोजिटरी। मेटा डेटा रिपोजिटरी से मतलब है, मेटा डेटा होता है बेसिकली डेटा अबाउट डेटा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि डेटा के बारे में डेटाबेस को डेटा रखना होगा। हमारी कितनी टेबल्स हैं, कोई फील्ड आपने ईआईडी लिया, इस फील्ड की साइज क्या होगी, ये फील्ड किस टाइप का है, ये तमाम चीज़ें हमारा डेटाबेस इंटरनली मेंटेन करके रखता है, रखना चाहिए। ये डीबीएमएस का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ओके तो कोर साहब ने जब डीबीएमएस बनाया था तो कोर साहब का एक कहना था, 1970s के अंदर उन्होंने कोड रूल दिए थे। एग्जैक्टली कोड रूल कौन सा है, 12 कोड रूल कौन सा है, वो तो अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो नटशेल में जो उन्होंने बात की वो ये तमाम बातें यहाँ पर की थी कि भाई हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकें और हमारे पास क्वेरी पूछने की एबिलिटी हो। उनका कहना था कि भाई वहाँ पर बैकअप और एप्लीकेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने बात की भाई रूल्स एनफोर्समेंट की फैसिलिटी होनी चाहिए, उसको मैनुअल इंटरवेंशन के लिए हम नहीं छोड़ सकते। मैनुअली जब भी कोई आदमी काम करेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं घपला होगा, बाई मिस्टेक होगा या इंटेंशनली होगा, लेकिन हाँ गड़बड़ हो सकती है, हमें मान सकते हैं गड़बड़ होगी। ठीक है, देन सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डेटा के लिए। देन चेंजेज इन एक्सेस लॉगिंग की बात हमने की। हमने कहा भाई आपका डेटाबेस ऐसा होना चाहिए कि उसमें आप चेंजेज एक्सेप्ट कर सकें। चेंजेज और एक्सेस जो आपके पास है वो कहीं पर स्टोर होके रहे, उनका लॉग मेंटेन रहे। लॉग मेंटेन रहने की वजह से हम उन्हें जब आवश्यकता हो तो निकाल सकें। एवरीथिंग कब दी, ये भी कब दी, किसने दी? चेंजेज एक्सेस लॉगिंग में हाँ, वट एवर चेंजेज और एक्सेस इज बीइंग डन, जो भी डेटाबेस में आप कोई चेंज कर रहे हैं। सपोज मैंने आपको किसी डेटाबेस पर एक्सेस दिया, आप उसके लिए ऑथराइज नहीं थे मान के चलिए, लेकिन मैंने दे दिया। आफ्टर ए ईयर आपने कोई गड़बड़ कर दी, अब क्या होगा? अब इंटरनल्स देखे जाएंगे, भाई इनको एक्सेस दिया किसने, ये तो ऑथराइज है ही नहीं। तो उस वक्त का डेटाबेस लॉग होना चाहिए, पूरी डिटेल आनी चाहिए। हाँ जी, तब पकड़े जाओगे आप नहीं मैं भी, कि मैंने एक्सेस क्यों दिया और कब दिया, कौन से अकाउंट से दिया, किस पीसी से दिया, उसका मैक एड्रेस भी। बहुत सारी जगह पर जो आपका एक्सेस है उसका मैक एड्रेस भी रख रहे हैं, उसका फिजिकल एड्रेस भी रख रहे हैं, एक्चुअली इस पीसी से काम हुआ है। आजकल जब भी आपके कोई क्राइम वगैरह होता है, सपोज कोई कॉल किया गया किसी भी उसमें, तो कॉल किस आपके मोबाइल से हुआ, उसका जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, IEMI कुछ इस तरह का जो नंबर होता है ना आपका, उसको भी स्टोर करके रखा जाता है। सपोज आप दोनों का नाम किसी क्राइम के अंदर है, आपका मोबाइल एक जगह पर ट्रेस हुआ, इन्होंने कहा साहब मैं तो साथ नहीं था, पुलिस आपको दोनों के मोबाइल की डिटेल निकाल देखी, देखो आप दोनों इस जगह पर साथ साथ थे, आपके दोनों के मोबाइल साथ साथ नजर आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक्सेस स्टोर हो रही है, ठीक है ना। तो कोई भी चेंजेस, कोई भी एक्सेस जो आप डेटाबेस के ऊपर कर रहे हैं, दैट शुड बी रिकॉर्डेड। ये डेटाबेस का फीचर था, ये डेटाबेस का एक कंसेप्ट ऐसा है, भाई डेटाबेस अगर है तो मतलब ये भी होना चाहिए, या तो आप रख सकें या डेटाबेस ऑटोमेटिक रखे। इन जनरल तो डेटाबेस को रखना चाहिए, लेकिन अगर आवश्यकता हो तो आप भी उन चीज़ों को मेंटेन कर सकें। दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी शुड बी देयर। ओके, आगे चलें। देन एक कंसेप्ट हमारे पास आता है कि डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम। क्या फर्क है, क्यों हम डेटाबेस से काम में लें?
हम तो अपना काम MS वर्ड में भी नोटपैड में रिकॉर्ड करके चल रहे थे। डेटाबेस ने ऐसा क्या कर दिया कि हम डेटाबेसेज को काम में लें। सबसे पहली चीज़ आपकी आती है डेटा रिडंडेंसी एंड कंसिस्टेंसी। एंड इनकंसिस्टेंसी। जब हम फाइल सिस्टम के साथ काम करते हैं तो डेटा रिडंडेंसी रहती है, रह सकती है, डेटा की इनकंसिस्टेंसी रह सकती है। हम कहते हैं भाई DBMS को अगर प्रॉपर तरीके से प्लान किया जाए तो डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी से बहुत एक हद तक बहुत आसानी से बचा जा सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं। दोनों डिफरेंट है। रिडंडेंसी की वजह से इनकंसिस्टेंसी आती है जी, हाँ, बारंबारता जो अपन कहते हैं दैट इज रिडंडेंसी, उसकी वजह से। एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी वजह से भी आ सकती है। अपन एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपके बैंक में 4 अकाउंट है। एक सिंपल सेविंग अकाउंट है, एक आपने RD की हुई है, एक FD की हुई है, एक बैंक लोन है। मान के चलें अपन फाइल सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। जब आपने सेविंग अकाउंट खोला, सेविंग अकाउंट के अंदर आपने अपना सारा डेटा रख लिया, आपका नाम रख दिया, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, तमाम चीज़ें वहाँ पर रख दी गई। इसी तरीके से जब आपने RD खुलवाई तो RD से रिलेटेड सारा डेटा आपका RD वाली फाइल में रख दिया। आपने FD खुलवाई, FD का डेटा वहाँ पर रख दिया। आपने होम लोन लिया, होम लोन का डेटा होम लोन की फाइल में रख दिया। क्लियर? डेटा कितनी जगह रखा गया? 4 जगह। कल को सपोज आपने मोबाइल नंबर चेंज करवाया, आप एप्लीकेशन दे के आए कि साहब मेरा नया मोबाइल नंबर ये है या मेरा नया एड्रेस ये है। बैंक अंकल ने एप्लीकेशन ली, एक जगह पर चेंज किया, फिर कोई दूसरा कस्टमर आ गया, उनसे बात करने लग गए, बाकी मैं भूल गए। अब अंकित जी के एक ही जगह पर 2 मोबाइल नंबर है, कौन सा करेक्ट है? इनकंसिस्टेंसी है। और इनकंसिस्टेंसी किसकी वजह से आई? रिडंडेंसी की वजह से। कंकरेंसी की वजह से भी आ सकती है। 2 अलग अलग लोग एक डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, पता चला एक ने डेटा को एक्सेस किया और दूसरे ने उसे ओवरराइट कर दिया। ट्रांजैक्शंस के अंदर जो आप पढ़ते हैं, है ना, अपन उस डेप्थ में अभी जाना नहीं चाहते, आसान एग्जांपल्स पे जाना चाहते हैं, इसलिए हम उनकी बात नहीं करते। ठीक है? तो रिडंडेंसी बेसिकली क्या हो रहा है कि एक ही डेटा को आप कई जगह पर रख रहे हैं, और डेटा को कई जगह पर रखने की वजह से हो सकता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपका डेटा कंसिस्टेंट नहीं रहे। तो लेकिन अगर हम DBMS के अंदर काम कर रहे हैं तो हम ऐसा करेंगे ही नहीं। हम अंकित जी का एक ही मोबाइल नंबर और एड्रेस रखेंगे। हम कहेंगे भाई ये 4 है और ये चारों इसी से कनेक्ट हो रहे हैं। इससे क्या आसानी हो गई? हमें एक अंकित जी को पकड़ना आसान हो गया। अगर हमें अंकित जी की रिकॉर्ड निकालना है तो अंकित जी का रिकॉर्ड कहीं से भी निकाल के लाया जा सकता है। बैंक के पास आप जाइए, बैंक सारा कच्चा चिट्ठा दे देगा, भाई इनका ये FD है, ये सेविंग अकाउंट है, ये लोन चल रहा है, इतनी एसेट है। ये क्योंकि ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? डेटाबेस की वजह से। मैंने जब प्रोग्रामर ज्वाइन किया तो सिक्योर आपके पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन में उन्होंने मेरा एक बहुत पुराना केस था, मेरे ऊपर केस था, केस हुआ, वो उसमें मैं बेइज्जत बरी भी हो गया, बहुत पुराना, बचपन की लड़ाइयाँ थी। वो निकाल के ले आए कि साहब ये केस है। ये क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर वो फाइल में रखते तो शायद ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन DBMS के अंदर था। उन्होंने नाम एंटर किया होगा, नाम एंटर करते उनको सारी पुराने कर्म याद मिल गए। ठीक है ना? तो फिर मैंने अपना कोर्ट का ऑर्डर लाके दिया, कोर्ट, तब जाके मेरी ज्वाइनिंग हुई। क्योंकि वो केस क्यों पॉसिबल हो पाया? बिकॉज है, पहले क्यों बच जाते थे लोग बात? क्योंकि डेटाबेस में नहीं रहता था।
पुलिस अंकल को 100 रुपये दिए, काम हो गया। बैंक अंकल को 200 रुपये दिए, चाय पिलाई कि यार ये डेटा भेजना मत, जरा मेरा लोन की डिटेल मत भेजना, मैं दूसरा लोन ले रहा हूँ। आप बच सकते हैं क्या? आप नहीं बच सकते। आपकी सिविल रिपोर्ट बनेगी, सिविल रिपोर्ट में आपकी सारी डिटेल, आपने किस किस बैंक से कितना लोन लिया, तमाम चीज़ें आ जाएगी। क्यों संभव हो पाया? बिकॉज ऑफ DBMS। डेटा रिडंडेंसी को आपने कंप्लीटली अवॉइड कर दिया और इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड कर दिया। देखिए 100% रिडंडेंसी कभी रिमूव नहीं हो सकती, लेकिन एक हद तक रिमूव हो सकती है ना। इनकंसिस्टेंसी 100% आप इंश्योर कभी नहीं करते, लेकिन हाँ एक हद तक आप कंसिस्टेंसी को इंश्योर करते हैं। देखिए तुषार जी, 2 तरीके के डेटाबेस होते हैं, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर, जैसा कि आप खुद बता रहे हैं। यहां पर जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेज हैं उनको आप NoSQL से कवर करते हैं। क्वेरीज तो वहां पर भी होती हैं, लेकिन वहां पर थोड़ी मुश्किल होती है। तुषार जी हैं अपने साथ ऑनलाइन, उनका क्वेश्चन है बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेज को लेकर है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेज के ऊपर क्वेरी कैसे फायर होती है। पहले स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपने बैंक के डेटाबेस में डेटा को अपना स्टोर किया, आपने सपोज मैं सिंपल टर्म में लेके चलो, रजिस्टर लिया, रजिस्टर में कॉलम बनाए, कॉलम के अंदर आपने अपनी तमाम इंफॉर्मेशन को फिल कर दिया। ऐसा ही कुछ हमने डेटाबेस में किया होगा, RDBMS में किया होगा। अगर सपोज आप बात कर रहे हैं आपके फेसबुक अकाउंट की, फेसबुक अंकल ने भी डेटा सेव किया होगा, फेसबुक वालों ने भी कहीं डेटा सेव कर रखा है। डेटा किस प्रकार का है? आपकी हर एक पोस्ट को ज़रा देखिए, किसी पोस्ट में आपने केवल मैसेज लिख दिया, किसी पोस्ट में आपने एक वीडियो डाल दिया, किसी में ऑडियो डाल दिया, किसी में किसी रील का लिंक दे दिया, होता है कि नहीं? अब आजकल तो बड़े ऊट पटांग से, आप ज़रा सोचिए, इंस्टाग्राम पे आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, और वो डेटा रख कैसे रहे होंगे? उसमें दुनिया भर के आपने टैग मेंशन कर दिए, दुनिया भर का डिस्क्रिप्शन दे दिया, कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा ना वो डेटा, तभी तो आपको वापस मिल रहा है। तो दिस टाइप ऑफ डेटा, जहाँ पर कि डेटा डिफरेंट टाइप का होता है, जहाँ पर कि डेटा का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, उसे आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कह रहे हैं। ठीक है ना, जिनको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का आइडिया नहीं है, क्योंकि तुषार जी ने क्वेश्चन कर लिया। तो जब स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस की हम बात करते हैं तो हमारे पास SQL जैसी चीज़ें हैं, लेकिन जब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास रेमेडीज हैं। हालांकि उन रेमेडीज को अपन यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, वो हमारे सिलेबस से अलग हटके हैं, लेकिन यस उसके लिए भी उसकी रेमेडीज हैं। उसके जो डेटाबेसेज हैं वो उसकी रेमेडीज आपको देते हैं, जो भी डेटाबेस आप काम में ले रहे हैं। बहुत सारे डेटाबेसेज हैं जो कि NoSQL को या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को सपोर्ट करते हैं। बीच में आपके कंसेप्ट बहुत आए थे, बिग डेटा वगैरह, आजकल थोड़ा कम हो गया है बातें। जब शुरू में आई थी तो बहुत ज़्यादा थी। तो ये सब किसके लिए था? ये सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए था, क्योंकि आजकल हमारी एप्लीकेशन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को सपोर्ट कर रही है, और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ काम करना बिल्कुल डिफरेंट होता है। ओके, हालांकि ये हमारे स्कोप से बाहर है, इसलिए हम इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। ठीक है तुषार जी। देन नेक्स्ट अगर अपन देखें डेटाबेस एंड फाइल सिस्टम में जो डिफरेंस है, दैट इज डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, डेटा को एक्सेस करने में डिफिकल्टी, डेटा को एक्सेस करने में डिफिकल्टी। जब आप काम कर रहे होते हैं किसी फाइल सिस्टम के साथ, तो डेटा को काम करने में, डेटा के साथ काम करने में आपको डिफ़िकल्टी होती है, डेटा को निकालने में आपको डिफ़िकल्टी होती है। अभी हमने 2 मिनट पहले बात की कि सपोज हमें अंकित जी के सारे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन निकालनी है। अगर आपने पहले का फाइल सिस्टम अगर देखा हो बैंक्स का, तो बड़े बड़े लेजर्स रखते थे, है ना। वो लेजर्स आप 2-3 तो एक साथ उठा भी नहीं सकते, इतने बड़े लेजर्स उनके हुआ करते थे। आपकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो लेजर निकालते, अकाउंट नंबर से उसको निकालते
अब आप जरा सोचिए, आपके 4 अकाउंट हैं और आपके कितने अकाउंट है भी पता कहाँ चलेगा? उन लेजर से पता चलेगा। एक एक फाइल को निकालना पड़ेगा। ये फाइल सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं कि डेटा को एक्सेस करने में हमें बहुत दिक्कत हो रही थी। उस वक्त तो टोटल मैनुअल सिस्टम था, ऑटोमेटेड सिस्टम था ही नहीं। इसी काम को आप जब DBMS आ गया तब आपको करना है तो क्या करना पड़ रहा है? सिंपल, आप कहेंगे भैया बताओ पैन नंबर क्या है? नहीं पता, कोई बात नहीं। मोबाइल नंबर है? नहीं पता। नाम तो पता है ना? बस नाम लिया, सारे अंकित जी आ गए। कहेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ से तुरंत आपको पकड़ लेंगे। आप अपना कितना ही, आपके पास सपोज अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग नाम है, किसी में ए लगा हुआ है, किसी में नहीं लगा हुआ, ऐसा होता है कि नहीं? आप सोचते हैं चलो फर्जीवाड़ा कर लेते हैं। आपने फर्जीवाड़ा करके 2 अलग अलग बैंक से लोन लेने की कोशिश की, वो आपको पकड़ लेंगे। नहीं पकड़ रहे हैं तो वो उनकी इच्छा से नहीं पकड़ रहे हैं। अगर वो पकड़ना चाहेंगे, अगर वो वास्तव में सर्च करेंगे तो आपकी सारी डिटेल निकाल के आपको दे देंगे। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बाद में डेटा को एक्सेस करना बहुत आसान हो गया। ठीक है सर। देन फाइल सिस्टम के साथ में जब हम काम करते थे तो इंटीग्रिटी प्रॉब्लम रहती थी। प्लस फाइल की बात भी है। आप भले ही अपने कंप्यूटराइज फाइल सिस्टम रख रहे हैं, आप भले ही नोटपैड में MS वर्ड के अंदर फाइल स्टोर, डेटा स्टोर करके रख रहे हैं, थिंग्स आर सेम। वहां पर आपको क्लिक करके ओपन करना पड़ेगा हर एक फाइल को, वहां से निकालना पड़ेगा, बट डेटा इज नॉट लिंक्ड। फिर आपको क्वेरी करने की फैसिलिटी आपके पास बहुत आसान नहीं है। ठीक है ना, इतना आसान नहीं है। DBMS ने उसे बहुत आसान कर दिया, ये कहना चाह रहे हैं। DBMS ने आपका जो काम करने का तरीका था उसे टोटली चेंज कर दिया। जरा और अगर आप आगे चल के सोचें और एग्जाम्पल अगर लें, आपका आधार सिस्टम, आधार कार्ड का सिस्टम, मान के चलिए आप कहते भाई इंडिया के सारे लोगों के आधार कार्ड हमें मेंटेन करके रखना है, कैसे संभव है? बिना डेटाबेस के आप जरा सोच के देखिए। और डेटाबेस की ब्यूटी देखिए, मैंने एक अपना पासपोर्ट बनवाया था 99 में। उस वक्त मेरा बाहर जाने का था, वीजा तैयार हो गया, फिर नहीं गया। अब मैंने वापस पासपोर्ट अप्लाई किया, आज से करीब 3 साल पहले, वो एक्सपायर हो गया। कहीं जाते भी नहीं, अपन जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? इधर जाएंगे दौसा, इधर जाएंगे चौमू, इधर जाएंगे कोथून, कभी बहुत ज़्यादा लंबे गए तो उदयपुर तक, राजस्थान से बाहर भी जाना, मतलब अपने कॉमर्शियल पर्पजेज से ही हुआ, जहाँ भी हुआ। तो मैं दोबारा पासपोर्ट बनवाने गया, मैंने नया पासपोर्ट अप्लाई कर दिया। पुराने पासपोर्ट को मैंने केवल इसलिए नहीं बताया कि भाई वो तो एक्सपायर हो गया, उसकी तो बात ही खत्म हो गई। जब मैं पहुंचा तो उन्होंने 2000 की पेनल्टी लगाई। मैंने भाई क्यों? कि आपने पहले पासपोर्ट बना रखा है। मैंने वो तो एक्सपायर हो गया। भले हो गया, वो उस वक्त कॉलम था कि पहले पासपोर्ट था, क्या आपने उसको यस क्यों नहीं किया? उन्होंने उसको डिटेक्ट कर लिया। सपोज यही चीज़ फाइल में होती तो हो सकता है वो 2000 रुपये नहीं लगते, हो सकता है वो इतनी सारी फाइल्स को निकालने का आलस्य करते, ठीक है ना, उसको सर्च करने का आलस्य करते। तो ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आपके पास डेटा जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर है, जो कि आपको इन तमाम डेटा की फैसिलिटी, तमाम तरीके की फैसिलिटी करके दे रहा है। ओके, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। जब आप फाइल सिस्टम के साथ काम करते हैं तो डेटा बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होता, डेटा की बहुत अच्छी इंटीग्रिटी नहीं रहती। ऑनलाइन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो 100% आपको इंटीग्रिटी मिल रही है, अगर वो तरीके से डेटा मेंटेन किया हुआ है तो। मेरे पासपोर्ट ऑफिसर ने वो निकाल के दे दिया, विश्वसनीय था, कंफर्म है कि भाई ये है, मैं मना कर ही नहीं सकता। कोई फाइल सिस्टम में होता तो महाराज साहब मेहनत नहीं बनाया, वो अंकित बना गया होगा,
अब क्या करो, वापस से पुराने कागज़ निकालो, मैंने एप्लीकेशन कब भरी थी, साइन मेरे है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो गई ना। अब वहाँ मैं मना कर ही नहीं सकता। मेरे ऊपर एक केस हुआ, उस केस की सारी डिटेल आ गई ना, मैं मना कर ही नहीं सकता। पुलिस अंकल भी नहीं छुपा सकते, नहीं तो 100 रुपये में मेरा केस ही छुप जाता। उससे ज़्यादा तो कोर्ट से ऑर्डर निकालने में लग गए। मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डेटा हमारा बहुत विश्वसनीय हो गया ऑनलाइन होने के बाद से। आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने जा रहे हैं, आपसे पुलिस वेरिफिकेशन मांगा, आपका पुलिस वेरिफिकेशन फटाफट 3-4 दिन में आ जाता है। पहले महीनों लगते थे, क्योंकि उनको वो सारी चीज़ देखनी पड़ती थी। पहले पुलिस वेरिफिकेशन आपका उसी डिपार्टमेंट, उसी थाने में ही चेक होता था। अब अगर थाने वाले नहीं भी बता रहे, यहाँ से SCR भी है, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यहाँ से पता चल जाएगा गंगीत जी के ऊपर कौन कौन से केस है, कहाँ है, क्या केस नंबर है, चालान पेश हो गया क्या, तमाम चीज़ें मिल जाएगी। अब आप छुपा नहीं सकते, ठीक है। तो इंटीग्रिटी प्रॉब्लम का एक बहुत अच्छा जो सॉल्यूशन है, दैट इज DBMS। ओके, एग्जैक्टली, विश्वसनीय होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए आपके उससे, ठीक है ना। हमें डेटा के ऊपर फेथ होना चाहिए, फेथफुल डेटा होना चाहिए। ओके, चलें आगे, इसको यहीं तक रख के साइड पे आ जाएं, है ना। चलिए 2 मिनट में अपन साइड स्टार्ट करते हैं। एटॉमिसिटी से मतलब है आपका एक ट्रांजैक्शन अपने आप में सिंगल ट्रांजैक्शन होता है तुषार जी। जैसे सपोज तुषार जी ने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए, अब तुषार जी के यहाँ से पैसा डिडक्ट होना और मेरे अकाउंट में जमा होना, बोथ मस्ट बी ए सिंगल टास्क। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुषार जी के अकाउंट से तो डिडक्ट हो गया और मेरे अकाउंट में जमा नहीं हो पाया। आप रेलवे रिजर्वेशन में काम करते हैं, आपने टिकट रिजर्व करवाया, कभी कभी क्या होता है कि आपके यहाँ से पैसा डिडक्ट हो गया, टिकट नहीं आया, होता है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर वो 2 अलग अलग काम थे। एटॉमिसिटी से मतलब है कि जो आपके अलग अलग काम है वो मिलकर एक काम होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी सब डिवाइडेड, दैट इज एटॉमिसिटी, ठीक है। बाकी अपन बहुत डिटेल में जाएंगे इन सब के ट्रांजेक्शन्स के अंदर, पूरा एसिड प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। अभी तो ये केवल इंट्रोडक्शन पार्ट है। थैंक यू।